नाम अवतार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के इस वीडियो से हम भारत एवं नेपाल संबंध जो 1962 के बाद से आज तक रहे उस विषय के ऊपर अध्ययन करना चाहेंगे। जब 1962 में चीन के द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण किया गया, उसके उपरांत नेपाल की आंखें खुली और नेपाल एक साथ चौकन्ना हुआ, क्योंकि जिस चीन की तरफ नेपाल दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था या संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था, वहाँ उन्हें सोचने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि भारत और चीन के बीच भी मित्रता एवं दोस्ती की बातें हुआ करती थी, पंचशील सिद्धांत की बातें थी, परंतु सभी चीज़ों को चीन के राजनीतिज्ञों ने धत्ता बताते हुए अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु यकायक भारत के ऊपर एक पक्षीय आक्रमण कर दिया। इसलिए चीन के द्वारा जैसे ही भारत के ऊपर आक्रमण किया, उससे भयभीत होकर के नेपाल के द्वारा चीन से अपने संबंधों को एक प्रकार से तटस्थ नीति की ओर अग्रसर या ले जाने का प्रयास किया और उन्होंने पुनः भारत की तरफ हाथ बढ़ाने का या भारत की तरफ झुकने का प्रयास किया। इसी का परिणाम रहा कि 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने नेपाल की यात्रा की और नेपाल नरेश के साथ अपने संबंधों के माध्यम से एक संयुक्त विज्ञप्ति के माध्यम से ये ऐलान किया गया कि भारत नेपाल में चल रही विकास कार्यों में सहयोग और सहायता देता रहेगा और अब दोनों देशों के बीच में संबंधों में मजबूती प्रदान की जाएगी और नेपाल की पंचवर्षीय योजनाओं में भारत के द्वारा भी सहयोग दिया जाएगा। इसके उपरांत 1966 में जब नेपाल के नए प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा बने, तो उन्होंने भारत की यात्रा की और संबंधों में सुधार करने का प्रयास किया। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी नेपाल की यात्रा की और नेपाल की पंचायती राज प्रणाली को श्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में बताने का प्रयास किया और वहाँ के राजा महेंद्र को एक दार्शनिक शासक कहकर इंदिरा गांधी द्वारा संबोधित किया गया। परंतु जून 1969 में चीन के दबाव में आकर के नेपाल के नए प्रधानमंत्री के.एन. बिष्ट ने भारत की उत्तरी सीमा पर जो तकनीशियन जो नेपाल में काम कर रहे थे, उन सभी को वापस भारत भेजने का नेपाल द्वारा निर्णय किया गया, क्योंकि नेपाल चीन के प्रभाव में पुनः आ चुका था। अतः पुनः एक बार संबंधों में ठहराव भी आया और इसके कुछ समय बाद भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ, तो इसका भी असर नेपाल के ऊपर काफ़ी आया, क्योंकि भारत ने नेपाल में दी जाने वाली सहायताओं को रोकने का प्रयास प्रण किया और 1972 में राजा महेंद्र के निधन के बाद वीरेंद्र नेपाल के नए राजा बने। उन्होंने पुनः भारत से संबंध सुधारने का प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने माना कि भारत के सहयोग के बिना नेपाल का विकास करना संभव नहीं है। परंतु जैसे ही 1974-75 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ, तो एक यकायक नेपाल ने इसमें प्रतिक्रिया दी। परंतु इस विषय के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति ने कहा कि नेपाल के बारे में भारत की किसी प्रकार की कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं।
इसके बाद पुनः नेपाल के विकास कार्यों में भारत के द्वारा सहयोग दिया जाना शुरू हुआ और नेपाल के आर्थिक तकनीकी विकास में भारत के द्वारा जो वहाँ योजना चलाई जा रही थी, जैसे खास करके देवी घाट योजना, त्रिशूल योजना, करनाली योजना, पंचेश्वर योजना, जल विद्युत योजनाएँ जो हैं, इन सभी में भारत के द्वारा सहयोग जारी रहा। इसी प्रकार से त्रिभुवन गणपत, काठमांडू त्रिशैली मार्ग, त्रिभुवन हवाई अड्डा, काठमांडू रेक्शेल टेलीफोन संयंत्र, तो चत्र नहर परियोजना, कोसी और गंडक परियोजना, भूवैज्ञानिक अनुसंधान एवं खनिज खोजबीन का काम, या वीरगंज या हितात रेल निर्माण, या काठमांडू घाटी के एक उपनगर पाटन में औद्योगिक बस्ती की स्थापना आदि जो भी कार्य चल रहे थे, इन सभी कार्यों में भारत के द्वारा सहयोग देने का वादा किया और निश्चय भी किया। इस प्रकार से पुनः दोनों देशों के बीच में संबंधों में सुधार होता चला गया, क्योंकि पुनः नेपाल भारत की तरफ दोस्ती की ओर अग्रसर हुआ। 1980 के दौर में अवधि में इन संबंधों में काफ़ी उतार चढ़ाव आया। जब 1989 में भारत और नेपाल के बीच में जो पारगमन संधि थी वो 80 में ख़त्म हुई, परंतु पुनः दोनों देशों में इसमें सहमति देते हुए इसे 1989 तक बढ़ाने का निर्णय किया। परंतु 1989 में जैसे ही ये पारगमन संधि समाप्त होती है, दोनों देशों में संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है। इसका कारण कि जो सुविधाएं भारत सरकार द्वारा नेपाल को दी जा रही थी, उन सभी पे प्रतिबंध लग गया। इसके परिणामस्वरूप नेपाल में जो भारतीय व्यापारी थे, उनके विरुद्ध नेपाली जनता का आक्रोश फूटा और उन्हें नेपाल छोड़ करके पुनः भारत में आना पड़ा। जैसे खास करके ऐसे 12 बाजार थे जहां भारत के 5500 भारतीय व्यापारी व्यापार कर रहे थे, परंतु जैसे ही संधि समाप्त हुई, उसको उपरांत 4000 व्यापारियों को पुनः भारत में लौटना पड़ा। वैसे भारत चाहता था कि नेपाल सरकार 1950 की संधि, जो शांति संधि थी, उसकी पाबंदियों को सही तरीके से लागू करे, जिससे कि द्विपक्षीय रिश्तों के ताने बाना जो है उसे फिर से तैयार किया जा सके। परंतु नेपाल इस ओर ध्यान देने के लिए अग्रसर नहीं था। इसलिए दोनों देशों के बीच में संबंधों में एक प्रकार से पुनः ठहराव सा आ गया। मई 1991 में जो नई राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत हुए आम चुनाव में नेपाल में जीपी कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पुनः दोनों देशों के बीच में संबंधों को सुधारने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत की और नेपाल की दोस्ती को पुनः स्थापित करने के दृष्टिकोण से भारत की यात्रा की और दोनों देशों के बीच में जो संबंध बने आए थे उनमें सुधार होने का या सुधार की ओर अग्रसर होने का इन्होंने प्रयास करवाया, जिसमें इन्हें को सफलता भी हासिल हुई। परंतु 2001 में नेपाल नरेश ज्ञानेन्द्र के अपने भाई राजा वीरेंद्र के स्थान पर जब सत्ता संभाली, क्योंकि 2001 में रहस्यमय तरीके से नेपाल के राज परिवार की राजा सहित हत्या कर दी गई थी। उस स्थिति में नरेश ज्ञानेन्द्र ने संपूर्ण शासन व्यवस्था को भंग करके राजशाही व्यवस्था में पूरी नेपाली शासन प्रणाली को परिवर्तित कर दिया। अतः 2005 तक नेपाल में आपातकाल लागू कर दिया गया, परंतु 2005 में भारत के सहयोग से धीरे धीरे ज्ञानेन्द्र को अपनी नीति के माध्यम से समझा करके इस
आपातकाल को हटवाने का प्रयास किया, जिससे दोनों देशों के बीच में संबंधों में सुधार हुआ। परंतु धीरे धीरे वहाँ नेपाली आंदोलन अर्थात माओवादी आंदोलन अपने उग्र सशस्त्र विद्रोह की ओर बढ़ता जा रहा था, जिसमें हिंसक घटनाओं से 13,000 लोगों की जानें जा चुकी थी। अतः धीरे धीरे नेपाली शासन व्यवस्था के ऊपर माओवादियों का आधिपत्य स्थापित होता चला गया, क्योंकि इस माओवादी नेतृत्व जो आंदोलन था इसका नेतृत्व कर रहा था प्रचंड, और ये प्रचंड ने चीन के सहयोग से आंदोलन को बढ़ावा दे रहा था। इसलिए पुनः नेपाल का चीन की तरफ अग्रसर होना लाजमी था। अंततः अब हम जब इसकी वर्तमान दृष्टिकोण से बात करें तो नेपाल कहीं चीन की तरफ झुकता हुआ दिखाई देता है तो कहीं भारत की ओर झुकता हुआ दिखाई देता है। वैसे जब संक्षेप में निष्कर्ष की बात करें तो भारत एक सीनियर भागीदार के रूप में दिखाई देता है तो नेपाल जूनियर भागीदार के रूप में दिखाई दे जाता है। और दक्षिण एशिया के आधिपत्य को दृष्टिकोण में रखें तो भारत नेपाल संबंध सामान्यतः रहे हैं, परंतु धीरे धीरे नेपाल में अब चीन का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। अतः भारतीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम निष्कर्ष पर पहुंचना चाहें तो भारत जिससे कि भारत नेपाल संबंधों को सुधारा जाए और भारत की सुरक्षा को सुरक्षित किया जा सके। थैंक यू।